दोस्तों, अगर तुम ट्वेल्थ मैथ्स की एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हो ना, जिस वीडियो के अंदर तुमको चैप्टर वाइज वो सारे की एरियाज मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए, जिनके अराउंड अगर तुमने लास्ट 1.5-2 महीने मेहनत कर ली ना, तुम बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो कम मेहनत के अंदर। और इस वीडियो में मैं तुमको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा फ्रेमवर्क देने वाला हूं। तुम लोगों को ये सारी चीजें सेम टाइम पे नोटबुक में ना नोट करनी है। बहुत क्रूशियल है ये वीडियो तुम्हारे लिए, अगर तुम मैथ्स में अच्छा करना चाहते हो। रिलेशंस एंड फंक्शन से कहानी चालू कर रहा हूं, तुमको 30 सेकंड के अंदर पता लगेगा कि सर ने इस वीडियो को बनाने के लिए कितनी मेहनत करी है, और तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाली है वीडियो। तो तुम लोगों का रिलेशंस एंड फंक्शंस दोस्तों 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है। पूरी की पूरी यूनिट जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस की, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, वो 8 मार्क का होता है। उसमें से पहला चैप्टर, इसमें से कोई सी भी वेटेज रख सकता है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं दिया हुआ सीबीएसई ने कि 4 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। अब देखो किस किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। यहां से 1 नंबर का एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर का सवाल भी आता है यहां से आपका 4 नंबर का यानी कि केस स्टडी भी बन सकता है, और उसके साथ साथ 5 नंबर का सवाल यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है। 1 नंबर में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं इस चैप्टर से, लिख लो इसको, और इन्हीं के अराउंड अपनी प्रैक्टिस को सेंटर रखना। आप लोगों से एक फंक्शन देके पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। उसके बाद रिलेशन दे देगा, आप लोगों को पूछ लेगा कि भाई रिफ्लेक्सिविटी पे कमेंट करो, सिमेट्रिसिटी पे कमेंट करो, ट्रांजिटिविटी पे कमेंट करो, इक्विवेलेंस रिलेशन पे कमेंट करो। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस वाले सवाल आते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस वाले सवाल आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल एग्जाम्पलर में है, प्रैक्टिस करनी हो तो, और मैंने अपने चैनल पर भी कराए हुए हैं। उसके साथ साथ ऐसे सवाल आ जाएंगे कि सेट दे देगा और आपको पूछेगा कि उसमें क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। ऐसे सवाल केस स्टडी में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद 3 नंबर में, 5 नंबर में क्या पूछ सकता है वो, कि भाई फिगर आउट करो फिट्स एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। एकदम टिपिकल टाइप वाले कन्वेंशनल सवाल है। या फिर आपको एक फंक्शन देके बोल देगा कि शो दैट इट्स 1 1 एंड ऑन 2। 4 नंबर यानी कि केस स्टडी में कैसा सवाल आ सकता है, मिक्स आ सकता है, कि वो नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ लेगा एक पार्ट में, नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ लेगा। फिर जो आपका 2 नंबर वाला सवाल आता है उसमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी, इक्विवेलेंस के बारे में पूछ लेगा, 1 1 ऑन 2 के बारे में पूछ लेगा। तो 4 नंबर में वो 3 सवाल में मिक्स एंड मैच करके आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। अब आते हैं सेकंड चैप्टर। अब देखो रिलेशंस एंड फंक्शंस अगर 5 नंबर का आया तो ये 3 नंबर का आएगा। रिलेशंस एंड फंक्शंस अगर 4 नंबर का आया तो ये भी 4 नंबर का आएगा। रिलेशंस एंड फंक्शंस अगर 6 नंबर का आया तो ये 2 नंबर का आएगा। तो इसलिए 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ये 4 नंबर में आता नहीं था, लेकिन 2024 में आईटीएफ से एक केस स्टडी बना दिया गया, जो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं करते थे। मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे केस स्टडी आने के सबसे कम चांसेस है, तो मैं इस चैप्टर का नाम लूंगा। लेकिन सीबीएसई ने उसको भी एकदम ऐसे खंडित कर दिया। तो आप समझ के बैठो कि यार अब ना पैटर्न को डिकोड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम पैटर्न पे अराउंड जो भी हमने पीवाईक्यूज में देखा है उसके अराउंड हम लोग अपनी प्रैक्टिस को तो फ्रेम कर सकते हैं। तो यहां से आपका केस स्टडी बन सकता है, लेकिन अगर यहां से केस स्टडी बना तो अपने आप को बहुत लकी समझना, क्योंकि बहुत आसान आया था वो केस स्टडी। यहां से 1 नंबर में कैसे सवाल आ सकते हैं, ग्राफ बेस्ड सवाल आ सकते हैं। आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर जो अभी रिलीज किया है इस साल सीबीएसई ने, सवाल है ग्राफ बेस्ड। आपको डोमेन रेंज के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। 2 मार्कर 3 मार्कर में कैसा सवाल आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू के अराउंड, डोमेन के अराउंड सवाल आएगा। और आपसे 5 मार्कर में मिक्स ऑफ एवरीथिंग, जैसे मैंने बताया कि वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें टेस्ट कर लेगा। चलो उसके बाद आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स यूनिट पे। 10 मार्क्स की वेटेज है, और मैं कह रहा हूं ये 10 मार्क्स तो हर बच्चा बहुत इजीली सिक्योर कर सकता है। यूजुअली यार इसमें क्या होता है, मैं पूरी यूनिट के हिसाब से बात कर रहा हूं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कंबाइन करके बात कर रहा हूं, कि अराउंड 5 से 6 एमसीक्यूज रहते हैं और एक 5 नंबर का सवाल आता है। इसलिए और यहां पर तो ये फिक्स है कि इसी तरीके से चलती है चीजें। एमसीक्यूज भी स्कोरिंग है, और ये 5 मार्कर जो आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, ये भी स्कोरिंग रहता है। तो आपको 1 नंबर में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ मैट्रिसेस पे सवाल आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स पे सवाल आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन पे सवाल आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
देखे आपसे अननोन की वैल्यू पूछ लेगा। ऐसे सवाल बहुत आए 2024 में भी, 2025 में भी। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर सवाल आ जाएगा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर सवाल आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे सवाल आता ही आता है, लिखवा के ले लो। और यहां पर मैंने वो प्रॉपर्टीज भी मेंशन कर रखी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लो। उसके साथ साथ ये भी आपकी प्रॉपर्टीज है जिसपे सवाल आता ही आता है, ट्रांसपोज की, इनवर्स की। 5 नंबर में कैसे सवाल आते हैं, फिक्स है भाई, मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस या फिर इनवर्स निकलवा देगा। इससे ज्यादा वो 5 नंबर में कुछ नहीं पूछता। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं भाई एक ऐसी यूनिट पे जो आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, लेकिन इसमें भी आप लोगों को दिखेगा कि मैंने जिस तरीके से टॉपिक चूज करे हैं ना, हर चीज ऑप्टिमाइज हो जाएगी अपने आप ही। आप लोग बहुत कम एफर्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे। 35 मार्क्स के हैं भाई ये 5 चैप्टर हमारे। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी ये अपना बुक 1 में आ जाता है, और इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन ये अपना बुक 2 में आ जाता है। अब यहां पर ये जो दो चैप्टर हैं बुक 1 वाले, इनकी कंबाइंड वेटेज रहती है 15 से 17 मार्क्स की। 7-8 नंबर के दोनों चैप्टर रहते हैं, और ये तीनों चैप्टर कंबाइंड 18 से 20 मार्क्स के रहते हैं। अब वेटेज थोड़ी सी इंटरनली इधर उधर 1-2 मार्क्स की हो सकती है, क्योंकि सीबीएसई ऐसी कोई भी फिक्स गाइडलाइंस नहीं देती है कि ये चैप्टर इतने नंबर का ही आएगा, आपको पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 7 से 8 नंबर का आता है। यहां पर 1 नंबर में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, वैरायटी देखो कितनी वैरायटी है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अननोन बता दो भाई, अननोन की वैल्यू बता दो, आता ही आता है सवाल, लिख के ले लो। एक सवाल ऐसा आएगा इस चैप्टर से 2026 के बोर्ड के पेपर में। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे बात कर लेगा वो। फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है पूछ लेगा वो। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इसके ऊपर कमेंट करवा देगा वो। मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सवाल आते ही आते हैं, ज्यादा आते हैं कि आप लोगों को जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अराउंड वो पूछेगा, और वो ऐसे सवाल बनाएगा, फंक्शन में मॉड दिख रहा होगा आपको या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा होगा। उसके साथ साथ डेरिवेटिव फाइंड करवा देगा, डेरिवेटिव एट स्पेसिफिक वैल्यू पे बेस सवाल आप लोगों को दे देगा। 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर में कैसे सवाल आएंगे, फाइंड अननोन इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जहां पर आपको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके लिखना पड़ेगा। चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। यहां पर अननोन वाले सवाल आपके डिफरेंशिएबल फंक्शन पे भी आ सकते हैं कि वो आपको दे देगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अननोन की वैल्यू बताओ, फिर आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों की कंडीशन लगानी पड़ती है। उसके साथ साथ आपको डेरिवेटिव्स के सवाल पूछ सकता है यार। आप लोगों को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे सवाल बहुत बारी पूछा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और दोस्तों तुम्हारे जो डिफरेंशिएशन के कन्वेंशनल सवाल है ना, चाहे वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो पैरामेट्रिक फॉर्म हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, तुमको इन सारे सवालों को पीवाईक्यू से ही कवर करना है। जो भी तुम्हारे सवाल पहले पूछे गए हैं उसी टाइप के सवाल इस साल भी रिपीट होंगे, लिख के ले लो तुम, तो तुमको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो अच्छे से। 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, देखा हुआ सवाल ही आएगा। और इस चैप्टर से दोस्तों केस स्टडी आने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एओडी, जो कि 8 से 10 नंबर की वेटेज रखता है। 1 नंबर में कैसा कैसा सवाल आ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड सवाल पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमम मिनिमा की एग्जिस्टेंस के अराउंड सवाल पूछ सकता है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, हर टाइप का सवाल आ सकता है। और यहां से केस स्टडी आना ऑलमोस्ट तय है, 90% से ऊपर चांसेस हैं कि यहां से केस स्टडी आता ही आता है। कैसे कैसे सवाल आते हैं, फाइंड मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, अगेन किसी भी कैटेगरी में ये सवाल आ सकता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे सवाल आता है। उसके बाद आपका रेट ऑफ चेंज पे सवाल आ सकता है, और रेट ऑफ चेंज पे सवाल आपका केस स्टडी की तरह कम बनता है, उसमें बनेगा भी तो एक पार्ट में बन जाएगा। 2 नंबर और 3 नंबर में ज्यादा पूछने के चांसेस है रेट ऑफ चेंज वाले सवालों के। एक फंक्शन सिचुएशन दे देगा, उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करवाएगा। अगेन ऐसे केस स्टडी आप लोगों को बहुत करने को मिलेंगे अगर आप पीवाईक्यूज ही उठा लोगे। ओपन बॉक्स वाली प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ वाली प्रॉब्लम्स, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है वर्ड प्रॉब्लम्स की, 8 से 10 वैरायटी है। अगर आपने वो सारी इंपॉर्टेंट वैरायटी कवर कर ली तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स में नहीं फंसोगे, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं अपने इंटीग्रल्स वाली यूनिट पे, और मैं यहाँ पर तीनों चैप्टर को कंबाइंड तरीके से लेके बात करने वाला हूँ। 18 से 20 नंबर की वेटेज है। एक नंबर में इन तीनों चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर सवाल पूछ सकता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ऊपर सवाल पूछ सकता है, सिंपल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस सवाल आते हैं, जिसमें किंग्स रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और -a to a वाला जो आपका प्रॉपर्टी लगता है, जहां पर अगर ऑड फंक्शन हो तो आंसर 0 आता है, ये वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ऑर्डर और डिग्री पे बेस सवाल आता ही आता है, फिक्स सवाल है, आसान सवाल है, कर लेना है इस पे। लास्ट 2 साल में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो भी देख के चले जाओगे तो पक्का सवाल बहुत आसानी से बना लोगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी थ्योरेटिकली बेस सवाल पूछे जाने लगे हैं, जो पहले नहीं पूछे जाते थे। तो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टॉपिक है। उसके बाद 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर में क्या पूछा जाएगा, आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन से भी सवाल आ सकता है, बाय पार्ट से भी सवाल आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सवाल आ सकता है। तो तीनों टाइप को आपको अच्छे से समझ के जाना पड़ेगा। एरिया अंडर कर्व में जैसा मर्जी सवाल आए दोस्तों, आपको रफ स्केच बनाना ही पड़ेगा, वरना मार्क्स कटेंगे आपके। आपको पैराबोला वाले सवाल, एलिप्स वाले सवाल, सर्कल विद लाइन वाले सवाल सब कुछ करके जाना है। मॉडुलस वाले सवाल भी करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले सवाल भी आप लोगों को करने हैं। उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपके पीवाईक्यूज में आए हैं, अगर आप वो भी प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो आप लोग एक अच्छे अमाउंट ऑफ सवाल प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी अगर आप ऐसा 8-8, 10-10 सवाल कर लोगे तो आई थिंक यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं वेक्टर्स और 3D पे। अगेन मैं कंबाइंड तरीके से बात करने वाला हूं। 14 नंबर की वेटेज है, बहुत ही हाई स्कोरिंग ये यूनिट है। एक नंबर में कैसे कैसे सवाल आएंगे, मैग्नीट्यूड पूछ लेगा, डायरेक्शन के बारे में पूछ लेगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल पूछ लेगा, पोजीशन वेक्टर के अराउंड सवाल पूछ लेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो इसकी वैल्यू, इसका अननोन की वैल्यू क्या होगी, कोलिनियर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के अराउंड सवाल फ्रेम कर सकता है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। LMN, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा में क्या रिलेशनशिप होता है, L² + M² + N² = 1, इसके अराउंड सवाल पूछ सकता है। इक्वेशन ऑफ लाइन के अराउंड भी आप लोगों का MCQ बनाया जा सकता है। और उसके साथ साथ फिर 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, हर कैटेगरी का सवाल आ सकता है इस यूनिट से। और डॉट प्रोडक्ट के अराउंड, क्रॉस प्रोडक्ट के अराउंड सवाल आ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी आ सकता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड सवाल आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों के तीनों। यहां से आपका 5 नंबर का सवाल फिक्स है। तो इन तीनों टॉपिक्स के अराउंड अगर आपने कंबाइंड ऐसा 12 से 15 सवाल भी लगा लिए ना, तो ये 5 नंबर आपकी पॉकेट में तय है भाई। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर में आता है। पहले तो यार बहुत ज्यादा ना सिंपल था ये चैप्टर, क्योंकि 5 नंबर का एक सवाल आता था, बड़े प्यार से बच्चा बना लेता था। लेकिन अब इससे MCQ भी आने लगे हैं, जो एक्चुअली टेस्ट करते हैं कि बच्चे ने थ्योरी ढंग से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो 5 नंबर की दोस्तों इसकी वेटेज और MCQ भी यहाँ से बनने लगे हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के अराउंड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर डेफिनेशन बेस्ड कि यार बाउंडेड है, अनबाउंडेड रीजन है, उसके अराउंड भी सवाल आते हैं। 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर। 4 मार्कर में भी सवाल आया है इसका रिसेंट टाइम में। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक MCQ आ जाए और एक केस स्टडी बन जाए यहाँ से, या फिर 2 MCQ आ जाए और एक 3 नंबर का सवाल आ जाए, या फिर MCQ ना आए और एक 5 मार्कर आ जाए। कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ग्राफ बनाओ भाई, फिजिबल रीजन देखो और ऑप्टिमाइज करो। जो आपका टिपिकल सवाल होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। प्रोबेबिलिटी में क्या है भाई, 8 नंबर का चैप्टर है आपका। 1 मार्कर में भी सवाल आता ही आता है, यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अराउंड, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अराउंड, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अराउंड आप लोगों को MCQ पूछा जाएगा। 3 नंबर में कैसा सवाल आएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाएगा। ट्री डायग्राम वाला सवाल आ जाएगा, जो कि NCERT में एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है आप लोगों का। वही सवाल एज इट इज भी रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में काफी बारी। टोटल प्रोबेबिलिटी के अराउंड सवाल आ जाएगा। केस स्टडी यहां से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे AOD एक चैप्टर है, वैसे प्रोबेबिलिटी भी केस स्टडी के लिए बहुत फेवरेट चैप्टर है। टोटल प्रोबेबिलिटी के अराउंड, बेस थ्योरम के अराउंड आपका केस स्टडी बन सकता है।
तो अगर आपने इन सारे टॉपिक्स के अराउंड बचे हुए टाइम में सवाल लगा लिए ना, और अगर आपको सवाल ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है ना, आप मेरी 500 क्वेश्चंस वाली पीडीएफ लगा लो। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड सेंटर्ड है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट कर लिया ना इन रिपीटेड टॉपिक्स के अराउंड, आप बड़े प्यार से 60 प्लस वाली रेंज में पहुंच जाओगे। और अगर आपको 80 बाय 80 या फिर 70 प्लस 75 प्लस चाहिए, तो आपको बस थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स करने हैं मेरे कहने पे। और सैंपल पेपर भी आपको ऐसे करने हैं जो यार इन्हीं पैटर्न्स के अराउंड, जैसे एक्चुअल बोर्ड का पेपर होने वाला है ना, वैसा ही पैटर्न आपको सैंपल पेपर में दिखे। सैंपल पेपर बहुत हल्का नहीं होना चाहिए, उसमें 70-30 का रेशो होना चाहिए कि 70% क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको देखे दिखाए मिले कि पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है और रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड टॉपिक्स के अराउंड सवाल है। लेकिन 30% क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करें या फिर कुछ नया सिखाएं। तभी आप एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तभी आप जाके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो पाओगे। तो अच्छा सैंपल पेपर ले लेना, जिसका मैं तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और अगर तुम लोगों को डिस्काउंट भी चाहिए ना, तो तुम लोग ScoreUp12 यूज कर लेना। वेबसाइट पे जाके ScoreUp12 कूपन यूज कर लेना, तुम लोगों को बढ़िया सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तुमने ये चीज कर ली, अपार्ट फ्रॉम दिस 75 प्लस तुम बड़े प्यार से ला सकते हो, तो तुम लोग मेरी सुपर 500 वाली क्वेश्चन बैंक को लगा लो और उसके साथ साथ सैंपल पेपर लगा लो अच्छा सा, और इन टॉपिक्स के अराउंड ही प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।